नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। जी हाँ, विलय को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि जनता परिवार, समाजवादी परिवार अब एक होगा, लेकिन अभी तक ये साफ साफ दिख नहीं रहा है कि आने वाली तस्वीर कैसी होगी। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाजवादी नेता और वयोवृद्ध और वरिष्ठ सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह जी। वशिष्ठ बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। हम लगातार कुछ कुछ पढ़ते रहे हैं, जैसे राम गोपाल जी का एक बयान आया, राम गोपाल यादव जी का, कि ये डेथ वारंट होगा, ये जो विलय है। दूसरा नीतीश जी का आया कि हम कमिट कर चुके हैं, इसको हम छोड़ेंगे कैसे। लालू जी का है कि भाई ये तो होना ही है। ये क्या कैसी तस्वीर बन रही है, तरह तरह के बयान, कोई कुछ बोले। हालांकि मुलायम सिंह यादव जी पर पूरी जिम्मेदारी आप लोगों ने डाला था इसके फ्रेमवर्क के लिए, सारे रूपरेखा के लिए, लेकिन उनके ही भाई और जो वरिष्ठ सांसद हैं राम गोपाल यादव जी का ऐसा बयान, कैसी तस्वीर दिख रही है। देखिए, ठीक से राम गोपाल जी के बयान के ऊपर जो प्रतिक्रिया आ रही है और जो उसका इंटरप्रिटेशन आ रहा है, उसको सही संदर्भ में नहीं देखने का प्रयास किया गया। जब कई दल एक साथ मिलते हैं तो कुछ कठिनाइयां भी उसके साथ होती है, और यदि राम गोपाल जी के बयान का, नीतीश जी के बयान का और लालू यादव के बयान के तीनों को देखिएगा तो इसको अलग अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। यद्यपि एक ही बिंदु पर कि लोगों के दिमाग बन गई थी कि बिहार के चुनाव में के पहले मर्जर हो जाएगा, और वह मर्जर अभी फिजिबल नहीं हो रहा है, उसका स्वरूप नहीं आ रहा है या वो रूप नहीं धारण कर रहा। इसलिए इस पर लोग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। आप मानते हैं कि ये मूव जो अब तक चला है वह विफल हुआ है। ऐसी बात नहीं। राम गोपाल यादव ने जो कुछ भी कहा है, एक शब्द उन्होंने जरूर कहा है कि डेथ वारंट, तो लेकिन विलय का विरोध नहीं किया। राम गोपाल यादव ने यह भी साथ साथ कहा है कि बिहार चुनाव के संपन्न होने के बाद इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और नीतीश जी का भी जो बयान है, वह बयान इस रूप में है कि इस पर तो सहमति बन चुकी है, सभी दल के अध्यक्ष इस पर एक मत हो गए हैं कि विलय होना। अब इसकी औपचारिकताएं जो हैं उस समय के साथ कुछ बंध गई है, समय कुछ टल गया है, यानी मर्जर की तिथि कुछ महीनों के लिए टल गई है। बस इतना ही इसको देखने की। लालू यादव ने भी मर्जर के खिलाफ तो कोई नहीं बोला है, चूंकि एक तरह से इसका कार्यरूप भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्वरूप भी तैयार हो गया है कि मुलायम सिंह को इसका अध्यक्ष घोषित कर दिया गया और उनको विलय की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकृत भी कर दिया गया। और लेकिन जो राम गोपाल यादव के बयान के बाद कुछ सवाल उठते हैं कि बिहार में अभी तत्काल चुनाव है, और बिहार में तत्काल चुनाव है तो ये दोनों पार्टियों के अलग अलग सिंबल हैं, दोनों पार्टियों के जनाधार भी हैं, दोनों पार्टियां बिहार में सशक्त हैं, वहाँ पर ये दोनों पार्टियां मतलब रखती हैं। तो विलय और बिहार का चुनाव दोनों में थोड़ा सा एक बात निश्चित रूप से सिमिलर है, लेकिन विलय का उद्देश्य बड़ा ब्रॉडर है, बहुआयामी है। जितनी पार्टियों का विलय का मतलब है कि समाजवादी शक्तियां यदि एक साथ इकट्ठा होती हैं तो जो गैर भाजपा विरोधी दल हैं उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। दूसरा इसका लक्ष्य है कि एक वैकल्पिक नेतृत्व और वैकल्पिक नीति भी इवॉल्व किया जाए। मैं मानता हूं कि नेता की जरूरत नहीं है, लेकिन इस मुल्क के सामने मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है, नेता के विकल्प के बदले नीति का विकल्प इस देश में तैयार किया जाए।
नेतृत्व तो जरूरी है, नीति को लागू करने के लिए भी जरूरत है, दल को चलाने के लिए भी जरूरत है। लेकिन मैं मानता हूं कि मुल्क के सामने सबसे बड़ा, एक शब्द में कह सकते हैं, नेता नहीं, इस देश को नीति का विकल्प चाहिए। वशिष्ठ बाबू, यही मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा कि नेता नहीं बल्कि नीति का विकल्प चाहिए। हाँ। समाजवादी आंदोलन का अपना एक अलग इतिहास रहा है। आप जयप्रकाश जी के मूवमेंट से आप जुड़े हुए हैं और आपने बनते बिगड़ते हुए सरकार को भी देखा है। समाजवादी सरकार की जितनी बार कोशिशें हुई हैं वो सफल नहीं रह पाई, और अब तक कोई नीति के रूप में या कहें कि एक ठोस पहचान के रूप में जो गवर्नेंस का जो एक होता है, अगर हम नीतीश जी के छोटे से कार्यकाल को अगर छोड़ दें, इसको हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का अलग निशान पे आप लोग लड़े उसकी सरकार में। लेकिन जब कंबाइंड समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जब भी बिहार में बने चाहे देश में बने, तो क्या लगता है आपको समाजवादी आंदोलन की जो असफलता है उसमें उसको आप गिन सकते हैं? नहीं, देखिए, एक पक्ष, चूंकि समाजवादी शक्तियों की विफलता की जो बात आप कर रहे हैं, वो बिखरे हैं, इसलिए वो टूटे हैं, वो एक दूसरे से अलग हुए हैं, इसीलिए ये सवाल उठता है। लेकिन आप सोच लीजिए कि जब भी समाजवादी सरकार में रहे, तब तक, जब तक सरकार चली, तब तक उन नीतियों के कार्यान्वयन पर इनका जोर ज्यादा रहा जो जन साधारण के प्रति रुझान हो, जो गरीब और निर्धनता रेखा के नीचे वाले लोग हैं उनको राष्ट्रीय एजेंडा में लाया जाए, इस पर इनका बराबर जोर, झुकाव और इसको इम्प्लीमेंट करने पर इनका ध्यान रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस से ले लीजिए, मधुलिमे से ले लीजिए, जितने लोग थे, चाहे संसद के भीतर हो और संसद के बाहर हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर रहे हों, इन लोगों ने मूल्यों से, ठीक है राजनीति में तो उतार चढ़ाव आता है, लेकिन कमिटमेंट यदि व्यक्ति का समाजवादी रहता है तो टूटता है तो वसूल से अलग नहीं होता है, राजनीति में इधर उधर हो जाता है, शक्ति कम हो जाती है। तो समाजवादी बिखरे हैं और समाजवादियों की शक्ति भी कम हुई, और समाजवादी ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चला, ज़्यादा दिन एक साथ नहीं रह सके हैं, यह भी ध्रुव सत्य है। लेकिन एक सवाल है, जो प्रयोग होता है, आज जो जिन बातों में समाजवादियों का विश्वास है, वे बातें ही समाज के लिए सार्थक हैं, समाज के लिए उपयोगी हैं और समाज को एक साथ ले चलने के लिए आवश्यक भी है। अब इसलिए मैं, देखिए, समाजवादियों ने जो कुछ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, जयप्रकाश नारायण हों, ये जो लोग भी रहे हैं, इन्होंने लोकतंत्र के साथ सोशल जस्टिस को भी जोड़ा कि लोकतंत्र को आप चलते हुए देखना चाहते हैं, फंक्शनल लोकतंत्र देखना चाहते हैं, तो उन मुद्दों को आपको एजेंडे में लाना पड़ेगा जो आबादी की एक बड़ा तबके में, जो जिंदगी और मरण का संघर्ष कर रहा है, जो जीवन को जीने का संघर्ष कर रहा है, उन लोगों के सवाल को गवर्नेंस के एजेंडा में ले आने का प्रयास करना चाहिए। इसके एग्जाम्पल के में स्वयं आपने नीतीश जी का नाम रखा। अब देखिए, नीतीश जी का जो बिहार में शासन हुआ, उस समाजवादी शासन का जो एक मॉडल हो सकता है, उसका प्रयोग हुआ पिछली सरकार जो होती। एजुकेशन के मामले में देखिए, समाज का सबसे बड़ा पिछड़ा तबका है दलित, देख लीजिए, समाज का सबसे बड़ा एक बड़ा तबका अल्पसंख्यकों में है, उनके लिए नीतीश जी ने साइकिल का व्यवस्था करके शिक्षा के प्रसार में, और आपको बड़ा ऐसा भूमिका अदा हुआ कि आज प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा में आपको ड्रॉप आउट कम हो गया है और काफ़ी बच्चियां बिहार के स्कूल में जा रही हैं। देखिए, ये क्या है, ये सोशल फैक्टर है। इसी ढंग से आप देखेंगे कि जो कौशल विकास की बात आज देश के पैमाने पर हुई है, कौशल विकास की परिकल्पना बिहार में हुई है, उसके लिए वहाँ पर प्रयास भी किया गया है। इसी तरह से यदि अल्पसंख्यकों को आप देखिएगा, तालमी मरकज हुआ, ये आपके मदरसा स्कूल्स हुए, उनके भी शिक्षा के स्तर
को टेक्निकलिटी से जोड़ने के लिए नीतीश कुमार के रिजीम में प्रयास कर, और सब कामों की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए। लेकिन सर क्या? इसमें थोड़ा सा मेरा इस पे थोड़ा सा ये है कि आपने ये तमाम चीज़ें सही में अच्छा हुआ और वहाँ के लिए, उस सोसाइटी के लिए, लेकिन वहाँ जो एक सोसाइटी में जो उन्होंने एक दलित और महादलित आयोग का जो प्रयोग किया, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप लोकसभा चुनाव में हार गए। देखिए, रिजल्ट कभी कभी बुनियादी सवालों पर जो लड़ता है उसको धक्का खाना भी पड़ता है। आपको एक एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ। जयप्रकाश नारायण, और यदि नेहरू का व्यक्तित्व कहिएगा तो 1942 के हीरो थे जयप्रकाश नारायण। और जब चुनाव हुआ 1952 में, तो सीधे देश का एक ऐसा माहौल था कि समाजवादी भारी संख्या में आ रहे हैं, समाजवादी उसमें हारे, रुझान लोगों का था, और जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व भी लोगों ने स्वीकार किया। कभी कभी चुनाव का जो रिजल्ट आता है उसके तथ्यागत विश्लेषण करें, तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करने की जरूरत होती है। अच्छे मेजर्स के बावजूद भी सरकार, लोग कभी कभी भ्रामक प्रचार के माध्यम से, सेंटिमेंट के आधार पर पूंजी का प्रयोग करके और साथ साथ भावनात्मक मुद्दा उठा करके चुनाव में विजयी होने का काम किया। आपको पहली बार राजेश जी मैं बता दे रहा हूँ, इस देश में आज़ादी के बाद से अभी जो मोदी जी के प्रचार का जो माध्यम था वो टोटल वेस्टर्नाइज था, टोटल मनी ओरिएंटेड था। तभी सोसाइटी में जो फ्रैक्शन है उसको उपयोग करने का था, तभी सोसाइटी को डिवाइडिंग लाइन पैदा करके वोट को इकट्ठा, ऐसा कॉस्टली चुनाव जिसमें पूंजीवादी घराने सीधे इन्वॉल्व थे, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और कभी कभी भावना तर्क पर प्रहार कर देती है। भावना की खूबी यही है कि भावना जब प्रबल हो जाती है तो लॉजिक वहाँ घुटना टेक देता है, और इस चुनाव में भी आपको यही देखने का मिला। देख लीजिए चुनाव की क्या स्थिति। भारतीय राजनीति में यदि विचार करिएगा तो मैं मानता हूं अभी केजरीवाल जो आया, इन लोगों की संगठित पार्टी, आइडियोलॉजिकली कह सकते हैं, संगठन के स्वरूप के मामले में कह सकते हैं। ये आप यदि इनका जो कहिएगा कि पास्ट के इतिहास से कि लंबे काल का इतिहास नहीं है, लेकिन जैसे इन लोगों ने हर एक बूथ पर वॉलंटियर्स तैयार किया और पूरे ताम झाम जो था उसको भी ध्वस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी। एक ऐसा फेज आया कि बिहार में आज भी सर्वे करा लीजिए, अभी सर्वे हुआ, 61% लोगों ने नीतीश कुमार को एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में पसंद किया, 61%। और जो भाजपा के नेता हैं, किसी का ग्राफ 14% है, किसी का 17% से अधिक, किसी का ग्राफ नहीं। वो सर चीफ मिनिस्टर का फेस नहीं है कोई, नहीं। हाँ, जिनसे आप तुलना कर रहे हैं। हाँ, भाजपा ने अभी तक कोई मुख्यमंत्री का अपना हाँ, इसीलिए आपको कहते हैं कभी कभी काम के आधार पर आपको रिजल्ट वो नहीं आता है। एक बात आप समझिए, तर्क और जो जनता के बीच में काम होता है, कभी कभी भावनाएं उसको सामने रिजल्ट नहीं आने देती हैं, लेकिन बाद में उसका लोगों को रियलाइजेशन होता है। और जो कुछ हुआ बिहार में, वो रिजल्ट से बिहार का डेवलपमेंट को तुलना नहीं करना चाहिए। हम हारे जरूर, लेकिन हारे इसके बावजूद भी हारने के कुछ ही महीनों के बाद सेल्फ रियलाइजेशन का दौर बिहार में शुरू हो गया कि आज नीतीश सबसे अच्छे परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर इस देश के हैं। सर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकना चाहूँगा, क्योंकि प्रोग्राम में आवश्यक होता है एक ब्रेक लेना, और एक वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम वशिष्ठ बाबू से बातचीत जारी रखेंगे, बस थोड़ी देर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत को लेकर। आगे हम बढ़ते हैं वशिष्ठ बाबू से, और कई सवाल और हैं
सर, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक चीज़ आपने कहा कि कभी-कभी भावना के आगे तर्क जो होता है राजनीति में वो घुटने टेक देता है। तो हम ये कैसे मान लें कि 1977 या 77 में जो प्रयोग किया गया और वो समाजवादी प्रयोग जो है अभी 2015 में ये शानदार चलेगा या ये उभर के आएगा, ये हम कैसे मान लें? 77 और 2015 में बहुत डिफरेंस है। देखिए, एक चीज़ समाज का सोशल अवधारणा पर आपको बात करते हैं। कोई अच्छी राय, जो कोई अच्छी अवधारणा या कोई अच्छा प्रयोग एक समय सीमा के अंतर्गत उसको बांधा नहीं जा सकता। उसको तिथियों में और वर्षों के बीच में बांध करके देखने की जरूरत नहीं होती। आप देख लीजिए 77 का प्रयोग। 77 के प्रयोग में जब इस देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए थे, तो आप देख लीजिए मोरारजी देसाई के इंटीग्रिटी ऑनेस्टी पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। महंगाई भी दिखाई पड़ी। हम लोगों के झगड़े ने जरूर सरकार के गिरने के लिए की स्थिति में ला दिया और सरकार गिरी भी, लेकिन 77 का जिसमें समाजवादियों की प्रमुखता थी और मोरारजी देसाई को तो मैं मानता हूं कि इस देश की संस्कृति, इस देश के अनुशासन, यहाँ की मर्यादा और जिंदगी जीने की जो कला होती है, मोरारजी देसाई उसके प्रतीक के रूप में दिखाई पड़ता है। तो वो सरकार फेल कर गई। कभी कभी लोगों की अति महत्वाकांक्षाएं ऐसे अवसर पर विघ्न का काम करती, और मैं मानता हूं कि नेताओं की कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने मोरारजी सरकार को लंबे काल तक काम नहीं करने दिया, नहीं तो वह सरकार लंबे काल तक चलती तो इस देश के राजनीति के लिए बहुत ही अच्छी बात होती। लेकिन वह सरकार चली गई। तो एक बार प्रयोग यदि कोई हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो उसको प्रयोग को छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। मान लीजिए रेल एक आपकी अवधारणा है कि पब्लिक सेक्टर के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए रेल का चलना जरूरी है। यदि 2-4-5 एक्सीडेंट बड़ा हो जाए तो इसलिए रेलवे की अवधारणा, रेलवे का महत्व और रेलवे की जो क्षमता है, चाहे रेलवे की जो खूबी है, वो समाप्त नहीं होता है। लेकिन समाजवादियों के साथ सर वशिष्ठ बाबू बड़ी दिक्कत है कि वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हर समय हावी होता है। अभी आप देख लें, अगर विलय में जो बातें चल रही हैं, ये मैं नहीं जान रहा हूँ कि अंदर खाने क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि उस आपके भी खेमे में, चाहे वो पप्पू यादव जी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, दो ऐसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है जो इस विलय में कहीं न कहीं रोड़ा बन के आ रहा है। आपके एक सवाल से पास्ट में ऐसा उदाहरण है, और अभी भी कुछ उदाहरण आपने कोट किया। पप्पू यादव ऐसे व्यक्ति और मांझी जी के ऐसा व्यक्ति, इन लोगों की बहुत राजनीतिक ट्रेनिंग लंबे काल की नहीं रही। ये इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमिका, इनके काम करने की पद्धति, इनकी जीवन शैली, एक जो प्रतिबद्ध कार्य करता रहा है, उसके ऐसा नहीं रही। मांझी तो एक झटके में, चूंकि लंबे काल से मांझी भी राजनीति में थे, इसको मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मांझी की वैचारिक प्रतिबद्धता, मांझी की राजनीतिक दीक्षा शिक्षा का कोई इतिहास नहीं है। उन्होंने कोई स्ट्रगल भी नहीं किया। और पप्पू यादव की पृष्ठभूमि का कोई राजनीतिक ट्रेनिंग और पाठशाला से नहीं हुई। उन लोगों ने आज के जो पहले चुनाव आयोग की कमियां थी, या कह सकते हैं जो जनता के बीच में पहले से जो कई तरह की जड़ता और कमियां थी, उसका फायदा बहुत लोगों ने उठाया। ये तत्व भी आप समझ लीजिए उसी ढंग से आए। अब आप एग्जाम्पल के लिए, चूंकि आपने मांझी जी का भी नाम रखा है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की, हाँ, मांझी जी के आप जरा सा उनका बयान पढ़ लीजिए।
जो बयान मांझी जी ने एक दूसरे के खिलाफ विरोधाभासी दिया है और अपने ही वक्तव्य का जो उन्होंने खंडन किया है दूसरे दिन, ये किसी भी कुर्सी की मर्यादा के लिए उचित है? आज कह देना कि कमीशन का पैसा तो मेरे पास भी आता है, कल कह देना कि कमीशन का पैसा मेरे पास नहीं और लोगों के पास आता है। इस ढंग से बयान करके, और जो केवल वही बातें की हैं कि जो दिमाग में आया हम बोल दिए, सोसाइटी को नुकसान कितना हो रहा है। तो जिन लोगों की राजनीति, और ऐसे लोग आज भी नहीं भविष्य में भी समस्या पैदा करेंगे, जो किसी तरह से राजनीतिक जीवन में आकर के जाति का, धर्म का, संप्रदाय का फायदा उठा करके लोगों की भावनाएं उभार करके राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण पदों पर भी चले गए, लेकिन ये कोई विचारधारा के प्रतीक नहीं हो सकते हैं। ये स्वयं राजनीतिक सफलता और पद पर पहुंचने का काम कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं निश्चित रूप से उस पर नजर रखने की होती है। तो और हम लोग, आप ये मानते हैं कि ये दोनों जो महत्वाकांक्षाएं हैं कहीं न कहीं विलय में रोड़ा बनी है? देखिए, चूंकि महत्वाकांक्षाएं तो रहेंगी, ये आपने ठीक कहा, लेकिन सभी एक दूसरे की महसूस जरूरत करते हैं। महत्वाकांक्षाएं यदि आप किसी ढंग का पाल के रखते हैं तो जब सत्ता आएगा तब ना महत्वाकांक्षा आपका पूरा होने का मौका मिलेगा। अभी सभी लोगों के सामने एक सवाल महत्वपूर्ण हो गया, वह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। महत्वाकांक्षाओं को अलग रख दीजिए, देश किस रास्ते पर जा रहा है, और देश को इन महत्वाकांक्षाओं के चलते देश की नीतियों जिस ढंग से चलती जा रही है, क्या इस देश की राजनीति को, इस देश की अर्थनीति को बाजारवाद नियंत्रित करेगा? क्या इस देश की अर्थनीति को वैश्वीकरण नियंत्रित करेगा? क्या यहाँ बड़े पैमाने पर यह भी अमेरिका कैसी प्रवृत्ति बढ़ेगी कि एक बच्चे जवान होने के बाद अपने पिता को ये वृद्धाश्रम में भेजने के लिए भेजा? आज स्थिति भयंकर है। एक मजदूर जो दिन रात मेहनत करता है और 2 दिन और उसकी कमाई, प्रतिदिन की कमाई पर उसका परिवार चलता है, उस आदमी की हालत जरा से मूल्यांकन कर लीजिए। देश में इस उदारवादी राजनीति का, उदारवादी आर्थिक नीति का क्या, उसके पास आपको मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन घर में खाने का उसको बहुत सा अच्छा प्रबंध नहीं रहेगा, लेकिन मोबाइल मिलेगा। बाजारवाद की राजनीति, एक कारपोरेट सेक्टर का ही प्रचार तंत्र, और जो उसका सामान जो बचता है उसको खपाने के लिए और उसके तरफ अभ्यस्त कर ले जाने के लिए ये क्या आप जरा साहब, आप तो दिल्ली में रहते हैं, हम भी चूंकि मेंबर हैं तो इसलिए जरा डीयू में चले जाइए, यहाँ के कॉलेजों में चले जाइए, और जो आपका फूड हैबिट्स लोगों का देख लीजिए, डिफरेंट, थोड़ा वेस्टर्नाइज हुआ। ये देखिए, सवाल है कि ठीक है, मेरा एक सवाल ये है कि अभी जो ये जो रोड़ा अटक रहा है, क्या इसमें कहीं न कहीं लालू यादव जी ज्यादा सीट चाह रहे हैं, या नीतीश जी उतना अपना सीटिंग नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, या एमएलसी वाले पे कोई पेंच फंसा है? ये जो तमाम चीजें हैं, ये एक तरह से उस विलय को रोक रहा है। ये देखिए, जब विलय और किसी से सीट शेयरिंग का मामला होता है तो एक पार्टी के अंदर भी कई कठिनाइयां होती है। आप याद कर लीजिए, कांग्रेस एक यूनाइटेड पार्टी रही है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व को सभी लोगों ने स्वीकार किया है, राजीव गांधी के नेतृत्व को सभी लोगों ने स्वीकार किया है, आज सोनिया गांधी के भी नेतृत्व को सभी लोग कांग्रेसी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इनके यहाँ भी जो सीटों का बंटवारा होता है, उसमें जो तनाव देखिएगा वो बड़ा बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ता है। और ये तो अलग अलग पार्टियां हैं, तो जो तनाव आपको दिखाई पड़ता है, जब देखिए अलग अलग लंबे काल तक काम कर लेता है आदमी,
तो उन दूरियों को समाप्त करने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए जिन सवालों को आप बड़ा आईना में देखते हैं, अब तो पहले तो लोग सवाल उठा रहे थे कि ये समझौता हो ही नहीं पाएगा, अब सवाल उठने लगा है कि समझौता में रोड़े खड़ा किए जा रहे हैं। सनाह बातचीत का जब दौरा बढ़ता है तो कई चीज़ें रिजल्व भी होती है। अब हमारे पास हमारे निवास स्थान पर ही अभी कभी राजद का जो नेतृत्व था और अभी सीपीआई का नेतृत्व, हमारे ही घर पर सबकी मीटिंग हुई और ख़ास करके कांग्रेस का नेतृत्व था। तो लालू जी ने हमको टेलीफोन किया, 2 बार हमको टेलीफोन किया कि बस इस भाई रास्ता निकालने का प्रयास कीजिए। तो कहीं न कहीं एक संवाद स्थापित करने की प्रवृत्ति तो पैदा हुई। तो आरजेडी के क्या हम माना जाए संवाद स्थिति और अच्छे सब लोग मर्जर भी चाह रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव में ये पॉसिबल नहीं लगता है क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। तो हम अलग अलग ही चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ें, लेकिन एक मनबंध जो होता है वो होकर रहेगा, यही फॉर्मूला। देखिए, आपने मन भेद वाली चर्चा की, मनबंध वाली चर्चा, मनबंध की। हाँ। अभी हम मानते हैं कि जब चुनाव के मैदान में लोग जाएंगे तो एक बाध्यता हो जाएगी सामने की चुनौती की, सामने जो खड़ा है उसकी, और फिर मन भी एक साथ आ जाएगा। उसमें कुछ कमी रह सकती है लेकिन मन भी एक साथ आ जाएगा, और मन एक साथ आ जाएगा तो उसके बाद यदि रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो रिजल्ट आने के बाद उत्साह और उमंग का जो वातावरण मिलेगा और उसका जो असर दिखाई पड़ेगा, लोगों को एकजुट होने के लिए और मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन सर सब सवाल ये भी आएगा कि यूपी चुनाव तब आ जाएंगे, लेकिन यूपी चुनाव में आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये एक एक जगह के चुनाव से नहीं, पहले तो इन पार्टियों के नेता अलग अलग राज्यों में प्रभाव रखते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ये इकट्ठा होंगे। लेकिन आप सोच लीजिए कि बिहार का चुनाव हो रहा, बिहार में अभी नीतीश जी और लालू यादव ही माने एक फेस के रूप में जाएंगे, लेकिन मुलायम सिंह से लेकर के देवेगौड़ा से लेकर के ये सारे लोग जब बिहार में उतरेंगे तो एक यूनाइटेड तस्वीर तो दिखाई पड़ेगी। उसका भी जनता के बीच में एक मैसेज जाएगा कि भाई एक कदम तय आगे बढ़े हैं। कभी कभी कुछ परसेंटेज वोट्स ऐसा होता है चुनाव में जो इंतजार करता है माहौल का, वो पार्टी के प्रतिबद्धता से, जाति के दायरा से, धर्म के दायरा से थोड़ा वो अलग रहता है। एक तबका ऐसा है परसेंटेज उसका, जो जब वो अच्छा माहौल देखता है तो उसका रुझान हो जाता है जो जिसके तरफ विनिंग संभावना दिखाई पड़ती है उसके तरफ। इसलिए हम मानते हैं कि एक दूसरे के जगह भले ही बहुत प्रभावकारी नहीं है, लेकिन पूरक की भूमिका जरूर अदा करें, सहायता की भूमिका उनकी जरूर होगी, और एक वहाँ जा कर के उन लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित करने का काम करेंगे। इसलिए जो एक्सरसाइजेज हो रहा है, इस एक्सरसाइजेज को और इफेक्टिव तरीका से बिहार के चुनाव के बाद, और आपको एक बात आज ही मैं कह देता हूँ, बिहार का चुनाव का नेशनल इम्पोर्टेंस, बिहार का चुनाव यदि हम जीतते हैं तो यूपी का चुनाव जीतने में उन लोगों को सहायता होगी। क्योंकि बिहार का चुनावी रणनीति में सफल होने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश का सोशल आउटलुक, सोशल जो उसका आधार है, सो उत्तर प्रदेश की संस्कृति, खान पान बहुत बिहार से मिलता जुलता है। इसलिए बिहार के चुनाव का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। एक तो राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति अभी मुद्दा रहित चल रही है, और मुद्दा रहित की बात मैं बहुत गंभीरता से आपको कह रहा हूँ
अभी राजनीति के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है। तात्कालिकता ही हमारा आदर्श है। तात्कालिकता, तात्कालिक समस्याएं हैं निपटने के लिए जो हम नीति बना, जो हम उपाय रहते हैं, वही हमारी नीति हो गई। तात्कालिकता कभी आदर्श का स्वरूप नहीं हो सकता है, उस समय से उसका मतलब होता है। भारतीय राजनीति एक अजीब तरह से भाजपा के आने के बाद एक अजीब कोण में फंसती चली जा रही है, जिसके सामने आदर्श की परिकल्पनाएं कुछ अजीब दिखाई पड़ती है। भारत के प्रधानमंत्री, आप समझिए, जब भारत में घूमने लगते हैं तो एक चर्चा शुरू हो जाती है कि अभी भारत के प्रधानमंत्री देशे ही में। खैर सर, ये तो नेताओं के हाँ, बयान, और तो ये तो विपक्ष लेकिन के इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आपने जो कहा कि तात्कालिकता जो है अभी एक आदर्श बन गया बन है, ये बातें हैं, और बिहार की राजनीति आने वाले दिन में देश की राजनीति को भी एक नई दिशा देगी। हाँ, बिहार के चुनाव पर। हाँ, तो सर, आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये थे समाजवादी नेता और सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह, जो हमसे बात कर रहे थे बिहार की राजनीति को लेकर और देश की आने वाली राजनीति को लेकर। आज इस बातचीत में इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ और नए मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।